हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 13 को डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो सीरीज़ है वो HP टेट और HP PGT के लिए मोस्टली जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। वैसे तो सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, पर पर्टिकुलरली इन एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो सीरीज़ है वो पसंद आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1969? वर्ष 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? तो बहुत बार ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो सबसे पहले तो हम बैंकिंग की जो हिस्ट्री है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले 3 बैंक्स हुआ करते थे। एक था बैंक ऑफ बंगाल, फिर था एक बैंक ऑफ बॉम्बे और एक था बैंक ऑफ मद्रास। कई बार इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछे जाते हैं। बैंक ऑफ बंगाल का था 1806, बॉम्बे का था 1840 और मद्रास का था 1843। ये 3 बैंक हुआ करते थे। अब हुआ क्या, वर्ष 1921 में इन तीनों बैंक को मर्ज करके एक कॉमन बैंक बनाया गया जिसका नाम पड़ा इंपीरियल बैंक। ठीक है। और इसी बैंक को वर्ष 1955 में इस बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इतनी सी हिस्ट्री पहले तो आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद 1969 में 14 बैंक्स को जो है नेशनलाइज्ड कर दिया गया और इसके बाद आपने डेट याद रखनी है 1980 में 6 और बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया था। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपने बैंकिंग से याद रखने हैं। एक तो 14 बैंक्स को कब नेशनलाइज्ड किया था, 1969, और 6 बैंक को बाद में कब नेशनलाइज्ड घोषित किया था, 1980। तो ये 2 फैक्ट भी आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट वेदा इज। अब यहाँ पर वेद की बात हो रही है तो एक एक करके जो वेद्स है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है। इसी ऋग्वेद में 1028 श्लोक है। वहीं अगर मंत्रों की बात करें तो 10,600 इसमें मंत्र है। ठीक है, पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है। और ये जो 10 मंडल है इसी में जो 10th नंबर का मंडल है इसी में ही पुरुष सूक्त उसका जिक्र किया गया है, जिसमें जो है 4 वर्ण की बात की गई है। वो 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो इन 4 वर्णों का जिक्र कौन से मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में। इतना आपने ध्यान में रखना है। और वहीं अगर बात करें इसी ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है तो वो भी किस वेद से रिलेटेड है? गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो किससे रिलेटेड है? तो गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू जो सूर्य की पुत्री थी सावित्री। सूर्य पुत्री सावित्री से गायत्री मंत्र है वो रिलेटेड है। ये भी आपने एक तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो कर्म कांड से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपने एक तो ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है कि ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। तो ये फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सामवेद। सामवेद के बारे में खास बात क्या है? सामवेद जो है वो मोस्टली जो है म्यूजिक से रिलेटेड है, यानी कि गान से रिलेटेड है। इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय संगीत का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद में। तो ओल्डेस्ट जो वेदा है वो कौन सा है? ऋग्वेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला फैक्ट हम डिस्कस कर चुके थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री है वो 1608 में कहाँ पे लगाई थी? सूरत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 102। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। आर्य समाज के जो संस्थापक है वो कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनसे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एक तो इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। ये आपने ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो है एक नारा भी दिया था, बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौट चले। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। और कई बार ये पूछा जाता है कि जो आर्य समाज की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी।
वहीं इसमें एक ऑप्शन दिया है आपको लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल के बारे में खास बात क्या है, इन्होंने जो है गदर पार्टी को एस्टेब्लिश किया था यूएसए में। तो इन्होंने, आपने याद रखना है, गदर पार्टी को एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, लाला हरदयाल। और कहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, यूएसए में। और कब किया था, वर्ष 1913 में। वहीं अगर बात करें सी आर दास, तो सी आर दास के बारे में खास बात क्या है, इनको जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक तो ये है। और जो सी आर दास है वो जो है पॉलिटिकल गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 103। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जनरली एट्रीब्यूट टू अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। तो आप सभी को पता है जो अमीर खुसरो थे वो जो है दिल्ली सल्तनत के ग्रेटेस्ट पोइट रहे हैं। अमीर खुसरो ने जो है सितार और तबला, इन्होंने सितार व तबला को इन्वेंट किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो इनमें से किससे रिलेटेड है, तो इन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी सितार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 104। द लोएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन द डेजर्ट। विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की जाती है। सबसे कम वर्षा जिस मरुस्थल में होती है उस मरुस्थल का नाम है अटाकामा, जो कि पड़ता है चिली में। ये आपने एक तो ध्यान में रखना है। वैसे तो हम डेजर्ट को डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, अंटार्कटिका। ठीक है, और हमने क्या देखा था, सबसे ज़्यादा जो कोल्डेस्ट है वो भी कौन सा था, अंटार्कटिका। ठीक है, फिर हमने देखा था अगर हमारे से पूछा जाए हॉटेस्ट और लार्जेस्ट, तब हमारा आंसर क्या था, सहारा। तो इन वीडियोस का यही फ़ायदा है कि आपका जो रिवीजन है वो साथ साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ ओजोन लेयर अबव द ग्राउंड इज। ज़मीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग है। तो ओजोन लेयर की जो हाइट है वो है 40 से लेकर 60 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर बात हो रही है ओजोन की, तो ओजोन को अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो केमिकल फार्मूला है वो रहता है O3। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद कई बार इसका कलर भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ ओजोन लेयर। तो कलर है इसका लाइट ब्लू, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर इसकी अगर बात करें जो ओजोन लेयर की थिकनेस है वो किस में मेजर की जाती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थिकनेस जो है ओजोन लेयर की वो मेजर की जाती है डॉप्सन में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। वहीं कई बार पूछा जाता है कि जो ओजोन डिप्लीशन है वो किस में मेजर की जाती है। तो ओजोन डिप्लीशन वो किस में मेजर की जाती है, आपने एक डिवाइस का नाम यहाँ पे याद रखना है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये वो डिवाइस है जिससे ओजोन डिप्लीशन को हम मेजर करते हैं। वहीं अगर बात करें कि जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो थिकनेस जो है ओजोन लेयर की वो ज़्यादा होती है पोल्स पर, मतलब पोल्स पे जो है ओजोन ज़्यादा थिक है। वहीं अगर इक्वेटर पे बात करें तो इक्वेटर पे जो ओजोन लेयर है वो थिन है। तो ये फैक्ट भी आपने ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है ये रिस्पॉन्सिबल होती है होल्स इन ओजोन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। वहीं कई बार पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, तो 90% जो ओजोन लेयर है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर कई बार पूछा जाता है कि कौन सी जो लेयर है वो अर्थ सरफेस के सबसे क्लोजेस्ट है, तो ट्रोपोस्फियर जो लेयर है वो सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ के, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जितने भी वेदर फिनोमिनास है वो किस लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फियर। ये सारे फैक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। मेरिनो इज स्पीशीज ऑफ। मेरिनो प्रजाति है, तो नया क्वेश्चन है। तो मेरिनो जो है वो एक डोमेस्टिक शिप की प्रजाति है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। और मोस्टली जो है ये कहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 109। विच इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। देखो दो टाइप्स की फसल हम पढ़ते हैं, एक होती है खरीफ, अच्छे से इसको भी समझते हैं खरीफ, और एक होती है राबी। ठीक है, ये दो तरह की फसलें हम पढ़ते हैं। खरीफ जो फसलें हैं इसको हम पहले पढ़ते हैं। खरीफ जो फसलें हैं उनको मेनली
रेनी सीज़न में उगाया जाता है। और रेनी सीज़न कब से कब तक चलता है? जून से लेकर सितंबर, ठीक है। और वहीं अगर रबी फसल की बात करें तो रबी जो फसल है इनको हम विंटर में बोते हैं। तो विंटर जो सीज़न है वो कब से चलता है आपका? अक्टूबर से लेकर मार्च। तो इन मंथ में जो है रबी की फसलें बोई जाती है। मेन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कौन कौन सी फसलें जो है वो खरीफ की फसल के अंदर आती है। तो खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सी है? सबसे पहले है पैडी, जिसको हम धान बोलते हैं। फिर है मेज़, फिर सोयाबीन, फिर ग्राउंड नट, फिर कॉटन यानी कि कपास, और फिर ज्वार। ये सारी फसलें कौन सी फसलें हैं? खरीफ की। वहीं अगर राबी फसल की बात करें तो राबी में वीट यानी कि गेहूँ, ग्राम यानी कि चने, पी यानी कि मटर, फिर मस्टर्ड, सरसों, फिर लिनसीड यानी कि अलसी के बीज। तो ये जो सारी है ये रबी की फसलें हैं। तो इस तरह से आप एक चार्ट बनाइए, जहाँ पर भी आप नोट्स बनाते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को अब आप इजीली कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका जो आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।